अच्छा जी स्टूडेंट, ये मेरी आवाज़ आ रही है और बोर्ड नज़र आ रहा है आपको साफ? अच्छा, आज अभी सिर्फ जो है वो 7 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये अटेंडेंस आपकी लगेगी इससे ही। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट सिर्फ प्रेजेंट हैं। मेरा हाल 47 की क्लास है और 47 में से 7 प्रेजेंट हैं, तो ख़ुद ही जो है वो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर आपके साथ क्या होना चाहिए। 12 वो तो खैर आपके साथ होगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स का आज मेरा हाल है, जो लेक्चर नंबर 55 है और हमने ऑसिलेटर्स जो हैं उनको शुरू किया हुआ है। तो ऑसिलेटर्स जो हैं वो लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन ऑसिलेटर्स का पढ़ाया था। आज हमने फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो जो फीडबैक ऑसिलेटर ये इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर। फीडबैक ऑसिलेटर ऑपरेशन। तो फीडबैक ऑसिलेटर का जो ऑपरेशन है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो इसकी बेस जो है वो है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि जो पॉजिटिव फीडबैक का प्रिंसिपल है ये इसके ऊपर बेस करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आपको पता है कि जो आउटपुट से फ्रैक्शन वोल्टेज का भेजा जाता है इनपुट के पास, वो इन फेज़ होता है। और नेगेटिव फीडबैक के अंदर वो जो आप आउटपुट से वोल्टेज को बैक करते हैं इनपुट की तरफ, वो इन फेज़ नहीं होती, वो आउट ऑफ फेज़ होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप आउटपुट दे रहे हैं, आउटपुट से जो फ्रैक्शन भेज रहे हैं इस ऑपरेशन के अंदर, वो इन फेज़ होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द कंडीशन वेयर इन ए पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज फेड बैक इनटू द इनपुट विद नो फेज शिफ्ट अराउंड द लूप रिजल्टिंग इन द रीइंफोर्समेंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, अब चूंकि इन फेज होता है तो इसकी वजह से जो आउटपुट सिग्नल है वो रीइंफोर्स हो जाता है, यानी कि जब दोनों चीज़ें इन फेज होंगी तो जो सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो रीइंफोर्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक इज कैरेक्टराइज्ड। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है इसको आप कैरेक्टराइज करते हैं बाय द कंडीशन, इस कंडीशन से कि जब पोर्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज है, व्हेन द पोर्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, कि जब जो पोर्शन है आउटपुट वोल्टेज का ऑफ एन एम्पलीफायर का इज फेड बैक, ठीक है जी, इसको वापस भेजा जाता है टू द इनपुट, इनपुट की तरफ विद नो फेज शिफ्ट। यानी कि जब उसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं आती, विदाउट एनी फेज शिफ्ट, तो आप आउटपुट सिग्नल को इनपुट की तरफ भेजते हैं अराउंड द लूप के अराउंड।
resulting in the reinforcement जिसकी वजह से आप रीइंफोर्स करते हैं, इंक्रीज करते हैं आउटपुट सिग्नल को। क्योंकि आप जो वोल्टेज को बैक किया आपने, उसका फेज और इनपुट का फेज जो है वो सेम है, तो लिहाजा अब जो रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी इन्हांस हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस आइडिया को हमने इलस्ट्रेट किया है ये दो फिगर्स के अंदर, तो वो हम फिगर्स बनाते हैं। This idea is illustrated in the figure 1A। इसको फिगर 1A के अंदर दिखाया गया है। तो आप देखें कि फिगर 1A क्या है कि ये आपके पास एम्पलीफायर है जिसका गेन AV है, इसके साथ यहाँ पर ये V आउट है जो आउटपुट वोल्टेज है, और ये इस तरफ इसके पास VF है, और यहाँ से ये कनेक्टेड है फीडबैक सर्किट से। ठीक है जी, फीडबैक सर्किट से कनेक्टेड है और इधर से जाके ये आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो एम्पलीफायर है इधर बन रहा है, ये क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि फेज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपने इनपुट दी, ये इन फेज है, किसके साथ, इस आउटपुट के साथ, ये देखें ये इस आउटपुट के साथ इन फेज है। इसी तरह यहाँ पर भी, और ये इधर, ठीक है जी, इधर पर भी ये इन फेज है, यानी कि इनका फेज जो है वो सेम है। तो आप देखें कि ये ठीक है जी, और यहाँ से यार, तो इसको आप क्या दें, फिगर 1A। आप इस फिगर से क्लियरली कट आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई हुई है और इन फेज है, यानी कि उसका फेज जो है वो सेम है। अब जो आप देख सकते हैं इस फिगर से, as you can see the in phase feedback voltage, कि जो आपका इन फेज फीडबैक वोल्टेज है VF इज एम्पलीफाइड, ये एम्पलीफाई हुआ है।
ठीक है जी, इसको एम्पलीफाई कर दिया है टू प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस फीडबैक वोल्टेज, जिसकी वजह से एक फीडबैक वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस द फीडबैक वोल्टेज, जिसकी वजह से एक फीडबैक वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा। अब लेकिन ये वोल्टेज जो है ये इन्हांस हो गया, रीइंफोर्स हो गया और इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हो रही है। पॉजिटिव फीडबैक का फिनोमेना जो है वो अकर कर रहा है। तो अब ये जो लूप क्रिएटेड है इन विच द सिग्नल सस्टेन इट्स सेल्फ, अब जाहिर बात है ये लूप जो बनी है इसमें सिग्नल अपने आप को सस्टेन कर रहा है, ठीक है। दैट इज अ लूप which is a loop created in which, यानी कि एक लूप क्रिएट हुआ है कि जिसके अंदर जो सिग्नल है वो सस्टेन कर रहा है अपने आप को, इन विच सिग्नल सस्टेन itself, अपने आप को सस्टेन कर रहा है सिग्नल, एंड ए कॉन्टिन्यूस साइनोसाइडल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एंड continuous sinusoidal output is produced, और इसके नतीजे में एक साइनोसाइडल आउटपुट, क्योंकि ऑसिलेटर है तो वो ऑसिलेटिंग आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा, तो इसके नतीजे में एक साइनोसाइडल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगी इस सारे प्रोसेस के बाद जो फीडबैक का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑसिलेशन। दिस phenomenon is known as oscillation। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं, जिसमें एक ऑसिलेटिंग कॉन्टिन्यूस आउटपुट प्रोड्यूस होती है। अब कुछ जो एम्पलीफायर्स हैं इनके अंदर फीडबैक सर्किट है वो शिफ्ट करता है फेज़ को 180 डिग्री, और यहाँ पर आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये तो हमने नॉन इन्वर्टिंग का बनाया था, तो अब मैं एक इन्वर्टिंग का जो है वो बनाता हूँ। कुछ एम्पलीफायर ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर इन्वर्टिंग भी होती है। तो ये पहले फिगर देखें आप, ये उसी तरह AV एम्पलीफायर, यहाँ पे ये फीडबैक, सर्किट लगा हुआ है, और इसको ये V आउट के साथ आप कनेक्ट कर दें। ठीक है जी, इधर ये VF जो है वो आ रही है। अब आप देखें कि ये आपके पास
इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है। अब आप देखें कि ये आउट ऑफ फेज है, यहाँ पर 180 डिग्री की शिफ्ट आ रही है। ठीक है जी, 180 डिग्री की शिफ्ट आ रही है। इधर भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी इधर भी जो आएगी वो ये देखें, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, लेकिन एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, लेकिन ना इन्वर्टिंग है। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अब ये जो एम्पलीफायर है ये इन्वर्टिंग है, इन्वर्ट कर दिया इसने, 180 आउट ऑफ फेज जो है वो सिग्नल को कर दिया। तो कुछ एम्पलीफायर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको 180 आउट ऑफ यानी कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपको मिल जाती है। तो इन सम टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स, अब कुछ जो एम्पलीफायर्स हैं इनके अंदर द फीडबैक सर्किट जो फीडबैक सर्किट है शिफ्ट, ठीक है, अब फीडबैक सर्किट जो है वो शिफ्ट कर देता है द फेज 180 डिग्री, द फेज 180 डिग्री, 180 डिग्री से फेज को शिफ्ट कर देता है, यानी कि फेज को चेंज कर देता है। एंड एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड, और फिर हमें एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर चाहिए। एंड एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड, और हमें एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड एन अदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट, टू प्रोवाइड एन अदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी कि वहाँ से पहले जो है वो फीडबैक भी 180 डिग्री की फेज देगा, फिर जो आपका एम्पलीफायर है उसको भी एक और 180 डिग्री की फेज शिफ्ट जो है वो देनी पड़ेगी, सो दैट देयर इज़ नो नेट फेज शिफ्ट, ताकि यहाँ पर कोई नेट फेज शिफ्ट जो है वो ना आए। So that there no net phase shift as shown in figure 1b, जैसा कि फिगर 1b के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दो दफ़ा जो है वो जब 180 आउट ऑफ फेज शिफ्ट आएगी तो उसकी वजह से नेट फेज शिफ्ट फिर जो है वो नहीं रहेगी, और आपके पास एक एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। एक दफ़ा तो ये फीडबैक एम्पलीफायर देगा 180 डिग्री की,
फिर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी 180 डिग्री के देगा, तो 2 दफ़ा आने के बाद ये एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई होकर वोल्टेज का सिग्नल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने मूव करना है जो है कंडीशंस फॉर ऑसिलेशन। ठीक है, ये तो हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के साथ किस तरह ऑसिलेटर वर्क करता है। Now we will see the conditions for oscillation. अब कंडीशंस जो हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन। 2 conditions are required for the sustained oscillations. तो 2 कंडीशंस जो हैं वो आपको चाहिए सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए, यानी कि कॉन्टीन्यूस ऑसिलेशंस के लिए, या आउटपुट के ऊपर मुसलसल ऑसिलेशंस आपको मिलती रहे। तो नंबर 1 जो है द फेज शिफ्ट। तो जो फेज शिफ्ट है अराउंड द फीडबैक लूप, जो फेज शिफ्ट आ रही है फीडबैक लूप के अराउंड मस्ट बी इफेक्टिवली 0 डिग्री। ये फेज शिफ्ट यानी कि फेज जो है ये 0 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि इन फेज होनी चाहिए। अब जो फीडबैक सर्किट है वो प्रोड्यूस करता है नेसेसरी फेज शिफ्ट। द फीडबैक सर्किट प्रोड्यूसेस द necessary फेज शिफ्ट। तो फीडबैक सर्किट जो है वो एक नेसेसरी फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसा कि हमने शो किया है फिगर 16.3a as shown in figure 1a and फिगर 1b। अभी जैसा कि हमने फिगर 1 और फिगर बी के अंदर ये देखा है। अब जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसके लिए इनपुट जो होती है एम्पलीफायर से वो रिटर्न हो जाती है इन फेज विद द आउटपुट, नॉन इन्वर्टिंग के लिए। फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का तो वैसे ही मैं ये मतलब है कि जिसकी फेज शिफ्ट 0 डिग्री की होगी। जो इनपुट है द इनपुट टू द एम्पलीफायर, तो जो इनपुट है एम्पलीफायर की तरफ इज रिटर्न इन फेज, इज रिटर्न इन फेज, तो उसको वापस भेजा जाता है इन फेज, यानी कि उसका एंगल 0 डिग्री का बन रहा होता है विद आउटपुट, आउटपुट के साथ।
ठीक है जी। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्ट नहीं करता। इन फेज जो आपके पास इनपुट है नॉन एम्पलीफायर के लिए वो रिटर्न होती है विद फेज विद आउटपुट, यानी कि वो आउटपुट के साथ इन फेज होती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर। लेकिन फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, लेकिन जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसमें इनपुट जो है रिटर्न होती है, द इनपुट रिटर्न is 180 degree out of phase to the output। लेकिन जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसमें आउटपुट के साथ जो इनपुट होती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। ठीक है, तो ये दो किस्म के हमारे पास एम्पलीफायर्स होते हैं जिनको हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स का नाम देते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। तो पहला बात तो यह है कि 0 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन, जो वोल्टेज गेन है ACL यानी कि लूप का वोल्टेज गेन। अब जो वोल्टेज गेन है आपके पास ACL अराउंड द क्लोज फीडबैक लूप, around the closed feedback loop, जो कि क्लोज फीडबैक लूप के अराउंड है, इसको आप लूप गेन भी कहते हैं। मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1, मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1। इसको हर सूरत में 1 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ACL मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। as shown in figure 1C। तो अब हम फिगर 1C बनाते हैं। देखें ये एम्पलीफायर है, इसके साथ ये सर्किट लगा हुआ है B, ये आउटपुट है, ठीक है जी। ये फिगर है आपके पास, ये AV है और ACL इज इक्वल टू AVB इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फिगर 1C है और ये क्या शो कर रही है, टू मेंटेन ए साइन वेव, टू मेंटेन ए साइन वेव। ये मेंटेन कर रही है एक साइन वेव को, द लूप सिग्नल या द लूप गेन
और जो लूप गेन है मस्ट बी इक्वल टू 1, और इसको हर सूरत में 1 के बराबर जो है वो होना चाहिए। तो फॉर साइन वेव ऑसिलेटर, अगर साइन वेव ऑसिलेटर, फॉर ए साइन वेव ऑसिलेटर, यानी कि ऑसिलेटर ऐसा है कि जो साइन वेव्स यानी कि पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो साइन वेव्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है, द लूप गेन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1, द लूप गेन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो इस सूरत में हर सूरत में लूप गेन जो है 1 के बराबर होगा। अदरवाइज द आउटपुट इज डिस्टार्टेड विथ क्लिपिंग, अगर नहीं होगा तो फिर आउटपुट स्टार्ट होगी। अदरवाइज आउटपुट इज डिस्टार्टेड बाय क्लिपिंग। अगर ये 1 के बराबर नहीं होगा तो आउटपुट स्टार्ट होगी। और क्लिपिंग, क्लिपिंग का मतलब होता है कि एक साइकिल साइनोसाइडल का जो है वो उसमें से क्लिप हो जाएगा। अगर ये गेन जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि अगर गेन 1 के बराबर नहीं होगा तो फिर आपको डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल जो है वो मिलेगा। तो जो वोल्टेज गेन है, द वोल्टेज गेन अराउंड द क्लोज फीडबैक लूप, जो कि क्लोज फीडबैक लूप के अराउंड है, ACL, ACL is the product ये प्रोडक्ट है आपके पास ऑफ द एम्पलीफाइड गेन AV एंड द अटेन्युएशन और जो अटेन्युएशन है B, यानी कि डिस्टॉर्शन ऑफ द फीडबैक सर्किट। अटेन्युएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट, यानी कि ACL इज इक्वल टू AVB के बराबर है। अब जो साइनोसाइडल वेव है, अगर वो डिजायर्ड आउटपुट है, मैं फिगर में हटा देता हूँ। इफ a sinusoidal wave is a desired output, अगर साइनोसाइडल वेव आपके ऑसिलेटर में डिजायर्ड आउटपुट है तो अ लूप गेन ग्रेटर देन 1, अ लूप गेन ग्रेटर देन 1, तो जो लूप गेन है ग्रेटर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा का जो लूप गेन है
will rapidly cause the output will rapidly cause the output to saturate at both peaks of the waveform. Producing unacceptable distortion. Producing unacceptable distortion. तो अगर जो साइनोसाइडल वेव आपको चाहिए डिजायर्ड आउटपुट पे, तो फिर लूप गेन जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, इस सूरत के अंदर जो आउटपुट है वो आपकी सैचुरेट हो जाएगी दोनों पीक्स पर वेव फॉर्म की, और जिसकी वजह से एक अनएक्सेप्टेबल डिस्टॉर्शन यानी कि सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड दिस, यानी कि इस डिस्टॉर्शन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कोई जो सम फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो है, सम फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, यानी कि कोई गेन कंट्रोल की फॉर्म जो है वो होनी चाहिए, मस्ट बी यूज टू कीप द लूप गेन, यानी कि एक ऐसी फॉर्म होनी चाहिए कि जो लूप गेन को रखे एट एग्जैक्टली 1। जो एक के ऊपर लूप गेन को हर सूरत में रखे। अगर एक से जो है वो ऊपर जाएगा लूप गेन, तो फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये मीटर डिस्कनेक्ट हो गई। तो इस किस्म का जो डिस्टॉर्शन है इसको अवॉइड करने के लिए हर सूरत में लाजमी तौर पर जो है वो 1 के बराबर जो है वो गेन का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब आप देखें कि जो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर जो अटेनुएशन है फीडबैक सर्किट की, इफ द attenuation of the
फीडबैक सर्किट इज 0.01 है। तो जो एम्पलीफायर है, द एम्पलीफायर मस्ट हैव गेन of exactly 100 to overcome the attenuation। तो फिर इसका गेन हर सूरत में, यानी कि अगर इतनी इसकी अटेनुएशन है तो इसको अटेनुएशन पे ओवरकम करने के लिए 100 का इसका गेन जो है वो होना चाहिए, एंड नॉट क्रिएट अनएक्सेप्टेबल डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब आप देखें कि ACL जो है वो AVB के बराबर है। तो अगर B 0.01 है और AV जो है वो 100 है, तो ACL फिर कितना होगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर गेन 100 होना चाहिए ताकि वो इस डिस्टॉर्शन को या अटेनुएशन को ओवरकम कर सके। अब जो एम्पलीफायर है, एन एम्पलीफायर, अब एक ऐसा एम्पलीफायर गेन है ग्रेटर देन 100, यानी कि AV जो है वो अगर ग्रेटर देन 100 है, यानी कि एम्पलीफायर का गेन 100 से भी ज़्यादा है, विल काज द ऑसिलेटर टू लिमिट, विल काज द ऑसिलेटर टू लिमिट। तो ये क्या करेगा, ये काज करेगा ऑसिलेटर को लिमिट करने के बोथ पीक्स ऑफ द वेवफॉर्म। जो दोनों पीक्स हैं वेवफॉर्म की उनको लिमिट करेगा। तो अब जो एम्पलीफायर गेन है ऑफ लेस देन 100, an amplifier gain of less than 100, यानी कि AV इज लेस देन 100 है। अगर एम्पलीफायर का गेन जो है वो लेस देन 100 हो, यानी कि 100 से कम होगा, पहले केस में देखा ना 100 से ज़्यादा था, will cause oscillation to die out। टू डाई आउट, तो अब ऑसिलेशन जो है वो तो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, डाई आउट होना चाहिए, हैंस नीड फॉर द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो यहाँ पर फिर आपको ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल चाहिए, हैंस नीड फॉर द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अब देखें जब 100 है तो उस वक्त जो अटेनुएशन है वो कम है, क्योंकि दोनों पीक्स के ऊपर वेव फॉर्म जो है वो सैचुरेट हो रही है, यानी कि पीरियोडिक साइनोसाइडल वेव आपको ऑब्टेन हो रही है। लेकिन अगर ये केस आप देखें कि जिस केस के अंदर
ए भी लेस दैन 100 है तो इसमें तो पीक जो है वो सैचुरेट नहीं हो रही और आपकी ऑसिलेशन आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन आ रही है, क्योंकि ऑसिलेटर का काम तो ये है कि ऑसिलेटर तो पीरियाडिक ऑसिलेशंस देता है। तो अगर पीरियाडिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि टानुएशन आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोमेटिक गेन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ताकि वो गेन को कंट्रोल कर सके और किसी तरह भी गेन को 1 के बराबर जो है वो रखे। तो ये कंडीशंस फॉर ऑसिलेशन थी। अब टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर शुरू करूँगा स्टार्ट अप कंडीशन से, ठीक है, कि स्टार्ट अप कंडीशन जो है वो क्या होती है। तो अभी यहाँ पर लेक्चर मैं ये एंड करता हूँ।